फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौर्य वंश की पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य वंश का उदय क्यों होता है, क्या वजह रही थी मौर्य वंश के उदय के बारे में। फिर मौर्य वंश का संस्थापक कौन बना, फिर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बने तो उनके प्रधानमंत्री कौन थे। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में जाना। और मौर्य वंश में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ तक अपने शासन का विस्तार किया, ये भी जाना। और ये भी जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कितनी अच्छी तरीके से चल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य कितना अच्छा कुशल प्रशासक था। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे का क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को राजगद्दी सौंप करके कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला जाता है और संलेखना पद्धति से अपनी देह का त्याग कर देता है। तो जब वो बिंदुसार को अपना राजपाट सौंप जाता है तो बिंदुसार उसको कैसे चलाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और ये वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। क्योंकि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, ये पीडीएफ ये आपको मिल रही है, तो ये सब भी जगह आपको नहीं मिलेगा। ये जो मैटर मैं लाता हूँ तो कई जगह से मैटर ये लाया गया, कोई एक जगह से कोई मैटर डायरेक्ट कलेक्ट करके यानी कि बस टाइप करके नहीं दे दिया गया आपको। क्योंकि आप जब ये मैटर ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी जगह ढूंढना पड़ेगा तब ये मैटर मिलेगा। तो इतनी आसानी से आपको मैटर मिल जा रहा है ये सारी चीज़ें, तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है जो जो है वीडियो से आपका इस चैप्टर से आपका छूटेगा। तो कोई भी वीडियो आपका क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिंदुसार मौर्य के बारे में, कि बिंदुसार मौर्य को गद्दी जब मिलती है तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी अच्छी तरीके से करता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को कितना आगे ले जाता है। और वह उनकी माता क्या क्या नाम होता है बिंदुसार की, और बिंदुसार का नाम बिंदुसार ही क्यों पड़ा। और ये भी हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजशासक बना, बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाया, तो लेकिन अशोक किस प्रकार राजा बना, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार मौर्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार, तो सबसे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे टेलीग्राम फेसबुक पेज इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी सुविधाएं यानी सारी जानकारी मिलती रहे। तो आप ये देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे आगे दिख रहा है, ये ये चित्र दिख रहा है, ये क्या चीज़ है। तो ये वो है कि बिंदुसार कालीन मुद्रा कासारपण, इसे क्या बोला जाता है, ये कासारपण है। ये क्या है, बिंदुसार के समय में ये मुद्रा चलती, ये आगे का भाग था और ये पीछे का भाग। और ये थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू है बिंदुसार के बारे में। तो आप ये सारा ओवरव्यू जो है धीरे धीरे देखते रहिए और जो ये सब है आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको आगे भी मिलने वाली है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये सभी आगे डिस्कशन होगा तो आपको मिलती रहेंगी। तो इसमें देखिए ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये यानी कि फिगर दिया गया है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो रेड जोन है, रेड, तो ये किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 303 बीसी में जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित क्षेत्र था वो रेड से दिखाया गया है। और बिंदुसार बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करता है आगे चल कर के, बिंदुसार के बारे में बहुत ज़्यादा मिलता भी नहीं आगे। बिंदुसार क्या बस थोड़ा सा राज्य विजित करता है, लगभग बिंदुसार जीतता है इतना राज्य, लगभग इतना राज्य बिंदुसार लगभग जीत पाता है, ये राज्य लगभग जीतता है, ठीक। और बिंदुसार के शासन में एक चीज़ बस देखने को मिलती है कि बिंदुसार जो है सिर्फ और सिर्फ अपना शासन बनाए रखता है और अपने विजित क्षेत्र को बस उस पर विजित क्षेत्र को आगे बढ़ाता बहुत कम है, लेकिन जितनी तरीके से उसका कुशल पूर्वक नेतृत्व बस करता रहता है कि उससे अंडर से ये क्षेत्र छूटे ना, बस इतना ही करता रहता है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये जीता गया बिंदुसार के द्वारा, बिंदुसार के समय इतना ये क्षेत्र था। तो आप देख रहे हैं कि लगभग इतना क्षेत्र
ये क्षेत्र आप लगभग देख रहे हैं, ये क्षेत्र बिंदुसार ने खुद जीता था, बाकी ये सब इसे विरासत में मिला था। तो बस विरासत में मिले हुई क्षेत्र को या विरासत में मिली हुई राजगद्दी को ही बिंदुसार संभालता रहा और ज़्यादा कुछ इसने नहीं किया। आगे हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टोरी बिंदुसार के बारे में। तो देखते हैं कि मौर्य वंश कब से कब तक चला। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश का काल था। ठीक है, तो आपने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक बना, 322 से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है। तो अब 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक शासन कौन करता है, बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में जानते हैं, बिंदुसार कौन था। तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और बिंदुसार के यानी कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। माता का नाम दुर्धरा था और बिंदुसार का नाम बिंदुसार कहाँ मिलता है, पुराणों में बिंदुसार नाम मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराणों में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है, क्योंकि बिंदुसार के कई नाम थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नाम कहाँ पर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार जो नाम है वो पुराणों में मिलता है। तो ध्यान रखिए, दुर्धरा कौन थी, दुर्धरा जो थी वो घनानंद की पुत्री थी। दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य की दो बीवियां थी, एक दुर्धरा, ठीक है, एक हेलेना। हेलेना कौन थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, जिससे शादी की थी 304 वही 534 में संधि के समय, सेल्यूकस निकेटर के समय संधि करके शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी। तो आप ध्यान रखिए। और एक बात और कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार ही क्यों पड़ा, यानी कि आपके जानकारी के लिए बस मैं बता देता हूँ कि ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। तो ध्यान रखिए कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य था जब शासन कर रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, प्रधानमंत्री चाणक्य था। तो चाणक्य क्या करता था, चाणक्य सोचता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को अगर कोई विष भी दे देता है, यानी कि कोई जहर भी दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य के असर ना करे। ठीक है, कोई यानी छल कपट से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे देता है लेकिन उसे जो इफेक्ट ना करे, तो चाणक्य क्या करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में जहर दिया करता था। वो सोचता कि इतना जहर दे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो कंडीशन भी ना खराब हो और वो उसको पचा ले आसानी से, तो इतना जहर दिया करता था। तो एक दिन कहा जाता है कि दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय दुर्धरा ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में साथ में खा लिया। तो जब वो जहर वाला खाना दुर्धरा ने खाया तो दुर्धरा की वहीं पर मृत्यु हो गई, दुर्धरा की वहीं पर मृत्यु हो गई। और कहा जाता है जब दुर्धरा की मृत्यु हुई उस समय दुर्धरा प्रेग्नेंट थी, और दुर्धरा प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बिंदुसार पल रहा था। तो चाणक्य ने तुरंत क्या किया, दुर्धरा का पेट को जो है पेट चिरवा करके बिंदुसार को निकाल लिया पेट से। और कहते हैं बिंदुसार जब पैदा हुआ तो उसके शरीर पर काली काले धब्बे की जहर की बूंदे, का शरीर पर काले धब्बे की जहर की बूंदे थी। तो जहर की बूंदे, वो बूंद मिलने की वजह से ही उसका नाम क्या पड़ा, बिंदुसार। वो बिंदु पड़े हुए थे जहर के, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। और बिंदुसार नाम हमें कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए कि दुर्धरा कौन थी, दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी। पहली बात ये, दुर्धरा कौन थी, घनानंद की पुत्री थी। ठीक है, और ये जानकारी सब हमें क्या मिलती है, एक जैन ग्रंथ है, ये सारी जानकारी मिलती है, एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है जिसे लिखा है हेमचंद्र ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे लिखा है हेमचंद्र ने। ठीक है, ये जानकारी हमें परिशिष्ट पर्वन से सारी मिलती है। तो एक तो था उसका नाम बिंदुसार का नाम था, बिंदुसार का नाम बिंदुसार था, क्योंकि उसके कई नाम थे तो उन नामों के बारे में भी जान लेते हैं। एक नाम था, जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। और वायु पुराण में इसे भद्रासार कहा गया है, ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में इसे भद्रासार कहा गया है। और यूनानी ग्रंथों में इसे अमित्रकेट्स कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनानी ग्रंथों में अमित्रकेट्स कहा गया है। कोई अमित्रकेट्स बोलता है, कोई अमितचेट्स बोलता है, कई भी नाम दिए गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जितने भी केट्स करके नाम होंगे वो यूनानी ग्रंथों में ही कहा गया है।
ठीक है। स्ट्रैबो एक दार्शनिक थे, इतिहासकार थे। उन्होंने इसे इसका नाम क्या दिया, बिंदुसार का नाम इलेक्ट्रोकेड्स नाम दिया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेड्स भी किसका नाम था, बिंदुसार का नाम था। तो और अमित्रकेट्स का नाम था शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का अमित्रकेट्स का नाम होता है कि मतलब होता है हिंदी में कि शत्रुओं का नाश करने वाला। एक बात ध्यान रखिए कि शत्रुओं का नाश करने वाला जैसे इसमें कोई भी गुण नहीं थे। शत्रुओं के नाश करने वाला बिंदुसार में कोई गुण नहीं थे, क्योंकि बिंदुसार एक शांतिप्रिय टाइप में अपना जीवन बिता रहा था। वो कोई भी हलचल अपने राज्य में नहीं कर रहा था, या किसी किसी से युद्ध करने जाए या अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करे, ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा था। बस वो इतना चाहता था कि जितना मेरा क्षेत्र है बस उतना मेरे पास बना रहे। तो आगे देखते हैं कि आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम, जब भी हम लोग क्या करते हैं कि मौर्य वंश के बारे में अक्सर हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी से भी आप पूछ लो तो वो मौर्य वंश के बारे में इतना ज़्यादा बता पाता है कि मौर्य वंश कोई भी तीन नाम हमें सुनाई देते हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसार, एक सम्राट अशोक। तीन नाम हमें ज़्यादा सुनाई देते हैं क्योंकि तीन नाम में ज़्यादा फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य वंश में। तो आप देखते हैं कि जब हम भारत के मौर्य वंश के सम्राट मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ये तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है उसके बारे में। उन्हीं उन्हीं के चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार। आपको बताया कि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार थे। हालांकि जितने लोकप्रिय बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक हुए, वे लोकप्रिय वे खुद ना हो सके, फिर भी उनके बारे में कुछ जानकारियां बेहद अहम हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ हम आपको बिंदुसार के बारे में जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के साथ उनके बारे में इतिहासकारों के मत और उनके शासनकाल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो जो भी हमें जानकारी, इसका कहने का मतलब जो भी हमें जानकारी मिली, यानी इतिहासकारों के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है, पुस्तकों के द्वारा हमें जानकारी मिली, वो सारी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो कोई इतना कहा जाता है कि चंद्रगुप्त वो बिंदुसार एक महान बाप का तथा महान बाप का और महान बेटे का पुत्र, यानी बाप का पुत्र और महान बेटे के पिता थे। कहने का मतलब ये है कि खुद महान नहीं था, बिंदुसार खुद महान नहीं था, उसका बाप भी महान था और उसका बेटा भी महान था। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ये बात आती है अब विदेशों से उसके संबंध कैसे थे। बिंदुसार के विदेशी यानी शासकों से या विदेशी राज्यों से कैसे संबंध थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत अच्छे संबंध थे विदेशों से, तो बिंदुसार ने भी विदेशी शासकों से अपने अच्छे संबंध बनाए रखने में आगे जारी रखा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ देखते हैं कि एक यूनानी इतिहासकार थे एथीनियस के अनुसार। यूनानी एक दार्शनिक थे या विद्वान थे एथीनियस। उनके अनुसार क्या था कि जब बिंदुसार राजा था भारत में, उस समय सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस प्रथम। उस समय सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। और एंटियोकस प्रथम और बिंदुसार के बीच में अक्सर क्या पत्र व्यवहार चलता रहता था। क्या चलता रहता था? पत्र व्यवहार चलता रहता था। तो उसी पत्र व्यवहार में बिंदुसार ने एंटियोकस से तीन चीज़ें मांगी। वो तीन चीज़ें कौन थी? सबसे पहले थी मीठी मदिरा मांगी, सूखी अंजीर मांगी और दार्शनिक मांगा। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम थे, मीठी मदिरा मांगी, सूखी अंजीर मांगी और दार्शनिक मांगा। लेकिन एंटियोकस प्रथम क्या करता है कि उनके एक्सेप्ट करता है उनके पत्र को, और क्या करता है कि बिंदुसार को मीठी मदिरा भेज देता है, सूखी अंजीर भेज देता है, लेकिन उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्योंकि उसने कहा कि मैं आपको मीठी मदिरा और सूखी अंजीर भेज रहा हूँ, लेकिन दार्शनिक के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार से बोला, क्योंकि किसी भी इंसान का, यानी कि किसी भी दार्शनिक एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति का जो है किसी को देना या व्यापार करना, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? वो दार्शनिक नहीं कहलाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? अगर किसी
व्यक्ति को लेन देन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, दास कहलाता है, वो दार्शनिक नहीं कहलाएगा। और दास कहलाएगा या गुलाम कहलाएगा, दास कहलाएगा या गुलाम कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय सीरिया में क्या था, दास प्रथा नहीं चलती थी, दास प्रथा पर रोक लगी थी, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ था। और ये एक नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध उल्लंघन माना जाता था। इसलिए एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक देने से मना कर दिया। ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एंटियोकस प्रथम ने एक दूत भेजा, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में एक दूत भेजा। और ये चाहता था कि बिंदुसार इसलिए मांग रहा था दार्शनिक, क्योंकि बिंदुसार अपने दरबार में अच्छे अच्छे विद्वानों को रखने की कोशिश करता था, इसलिए वो दूत मांगा। तो उसने कहा कि हम दार्शनिक के रूप में नहीं भेज सकते, लेकिन एक दूत के रूप में हम जरूर भेज सकते हैं दार्शनिक। तो उसने क्या किया, डाइमेकस को एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को दार्शनिक भेजा। ठीक है, एक दूत बनाकर डाइमेकस को भेजा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बिंदुसार के बहुत अच्छे ही संबंध थे विदेशों से। हाँ, जब ये चीज़ देखा एंटियोकस प्रथम को करते हुए, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को करते हुए देखा मिस्र के शासक ने, तो उसके भी मन में एक दूत भेजने की मनसा जागी। उसने भी सोचा कि बिंदुसार के दरबार में मैं भी क्यों ना दूत भेजूं और अपने संबंध जो है सुदृढ़ करूं। इसलिए मिस्र के शासक ने फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड, उस समय मिस्र के शासक थे फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, ये मिस्र के शासक थे। इन्होंने क्या किया, अपना एक दूत भेजा डायनीसियस को एक दूत भेजा, दूत के रूप में बिंदुसार को डायनीसियस दूत भेजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनानी जो दूत आया था एंटियोकस प्रथम के शासनकाल में, तो वो था डायमेकस, और मिस्र से जो आया था उसका नाम था डायनीशियस। ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो उसी का ये चीज़ दिखाया गया कि बिंदुसार के बारे में बताया जाता है कि बाहरी मुल्कों से उसके संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे। अच्छे संबंधों के कारण यूनान के राजा की ओर से राजदूत के रूप में डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में उनके राज्य में था। ध्यान रखिएगा, यही नहीं, मिस्र के राजा ने भी अपनी राजदूत डायनीसियस को बिंदुसार के राज्य में रखा, ताकि दोनों देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें क्या उनके संबंध को दर्शाती हैं। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को चिट्ठी देकर मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की अपील की थी, जिसके जवाब में सीरिया के राजा की ओर से कहा गया था कि पहली दो चीज़ें तो वो खुशी खुशी भिजवा सकता है। मैंने बताया कि पहली दो चीज़ें मीठी, तो क्या मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो खुशी खुशी भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि यह मुल्कों के नियमों के खिलाफ था। क्योंकि दार्शनिक जो आता वो दास के रूप में आता, इसलिए दासों पर वहाँ पर रोक लगी हुई थी, इसलिए दास के रूप में नहीं आ सकता था। तो उसने बाद में क्या किया, भेजा जरूर, तो उसने दूत के रूप में भेजा था डायमेकस को। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार उसका, ध्यान रखिए, इस प्रकार बहुत अच्छा ही जीवन व्यतीत हो रहा था, बढ़िया मौज मस्ती में, तल्लीनता में बिंदुसार का जीवन, और अय्यासी में। क्योंकि कहीं भी आपको लिखा अय्यासी नहीं मिलेगा, अय्यासी लिखा कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन आप ही सोचिए, बिंदुसार अय्यास नहीं था तो क्या था। अगर वो मीठी मदिरा मंगा रहा है विदेशों से तो अय्यास नहीं है, अय्यास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप ही दिमाग लगाइए, अपने आप सोचिए कि अय्यास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, ये सारी चीज़ें मंगवाता था बाहर से। तो इस प्रकार हम कहते हैं वो ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ा था कि अपने राज्य का विस्तार को, मैं बार बार बताया कि आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह होने लगा। जब वो क्या है, आराम से, अगर इतना बड़ा उसका शासन फैला हुआ था, उसका साम्राज्य फैला हुआ था, अगर वो आराम करने लगेगा तो उसके जो भी मंत्री या महामंत्री ये सब जो नियुक्त किए जाते हैं, वो धीरे धीरे भी वो भी आराम करने लगेंगे, वो भी जनता पे अत्याचार करने लगेंगे। तो वही हुआ कि जब वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया।
ध्यान रखिए कि तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया। तक्षशिला में विद्रोह क्यों हुआ? कि वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ। ध्यान रखिएगा, अमात्य क्या होता था? अमात्य मंत्री। अमात्य क्या हुआ? मंत्री। अमात्य हो गए मंत्री। ठीक, जैसे आप अमात्य, मंत्री, महामात्य, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अमात्य क्या होता है? प्रधानमंत्री एक होता था, जैसे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में महामात्य यानी कि प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। और छोटे छोटे राज्य, क्योंकि एक साम्राज्य एक लोगों के देखने की बस की बात नहीं है, तो छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दिए गए साम्राज्य। तो एक एक जगह के महामात्य अमात्य नियुक्त कर दिए गए। महामात्य एक था, चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में था। इसमें कौन? बिंदुसार। कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में भी चाणक्य अमात्य रहा है। महामात्य चाणक्य भी रहे, लेकिन बाद में खल्लाटक और राधागुप्त भी महामात्य के पद पर रहे हैं। तो क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ, वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए हेतु अशोक गया। ध्यान रखिए कि तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला पहला विश्वविद्यालय, भारत, अगर क्वेश्चन आएगा भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, और आप में अगर नालंदा दिया होगा, नालंदा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नालंदा तक्षशिला के काफ़ी दिनों बाद बना हुआ, लगभग 700 सालों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय बना है। तो वहाँ के क्या क्या मंत्री, जब शासक ही कमज़ोर हो जाएगा, शासक इतना नहीं ध्यान देगा, तो अगर मंत्रियों के अंडर में अगर धीरे धीरे आने लगेगा, मंत्रियों के अंडर में आने लगेगा साम्राज्य, तो क्या मंत्री धीरे धीरे जनता का शोषण करने लगेंगे। तो मंत्री क्या करते थे? वो जनता को थोड़ा जनता का शोषण करने लगे थे, जिनसे वहाँ की जनता जो है परेशान होने लगी थी। जनता वहाँ पर परेशान होने लगी तक्षशिला में, और जनता ने एक विद्रोह कर दिया अमात्यों के खिलाफ। अमात्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो बिंदुसार क्या करता है? बिंदुसार भेजता है अपने बड़ा बेटे सुसीम को। सुसीम जो था बिंदुसार का बड़ा बेटा था, वो जाता है तक्षशिला। और तक्षशिला जब पहुंचता है, लेकिन तक्षशिला जाकर के वो क्या करता है? वो नियम बनाता है। वो जो सारे नियम बनाए उसने, वो सारे जनता के विरुद्ध बनाए। ठीक है, उसके नियम जितने तौर तरीके थे वो सब जनता के विरुद्ध थे। तो इस वजह से सुसीम जो है उस विद्रोह को शांत करने में असफल रहा। वो विद्रोह को शांत नहीं कर पाया। जब चंद्रगुप्त बिंदुसार को पता चला कि युवराज सुसीम इस विद्रोह को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह को दबाने हेतु किसको भेजता है? अशोक को बिंदुसार ने भेजा तक्षशिला। उस समय अशोक क्या था? मालवा और उज्जैन, इन दोनों जगह का प्रशासक कौन था? अशोक था। तस्के उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है उज्जैन में कौन सी क्षिप्रा नदी बहती है। ठीक है, क्षिप्रा नदी ये बहती है। तो क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। फिर याद रखिए, देखिए आगे, जिस तरह से बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त ने राज्य को फैलाया था, वैसा फैलाव बिंदुसार के शासनकाल में नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा होता है, कोई फैलने यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नहीं सोचता है। तो आगे देखिए, बिंदुसार ने तो पूर्व में अपने पिता के राज्य का अक्षुण्ण बनाए रखा। राज्य में उसने जरूर बहुत दूर तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया, क्योंकि दक्षिण में ही उसने थोड़ा अभियान चलाया था, बाकी तो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य पहले ही जीत चुका था। और तक्षशिला में प्रांत में विद्रोह भड़क गया, क्योंकि प्रांतीय अधिकारी ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे थे। बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम इसे दबाने में नाकाम रहा, तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। और एक बात वहाँ बता दें कि जब अशोक वहाँ पर जाता है, अशोक वहाँ पर जब जाता है, कहाँ? तक्षशिला पहुँचता है, तो वहाँ की जनता ने कहा कि हमारा हमारा जो विद्रोह है, ये हमारा जो विद्रोह हम लोग कर रहे हैं वो किसी शासक के खिलाफ नहीं है, ना ही राजकुमार के खिलाफ है। ठीक, आप लोग राजकुमारों के खिलाफ है।
ठीक है। तो वहाँ की जनता कहती है हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हम ये विद्रोह कर रहे हैं वो विद्रोह किसके खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ वो है यहाँ के अमात्यों के लिए, वहाँ के अमात्यों के लिए विद्रोह है। ठीक है, सिर्फ अमात्यों के लिए विद्रोह कर रहे हैं, जो हम पर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए विद्रोह है। तो वहाँ पर जनता, जब अशोक वहाँ पहुँचता है तो बड़ी ही शांति से उस विद्रोह को दबा कर देता है और जनता के नियमों को अपने जनता जो भी चाहती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आसानी से शांत हो जाता है, शांति स्थापित हो जाती है। तो अब आगे देखते हैं कि दिव्यावदान। दिव्यावदान एक काव्य है, दिव्यावदान एक साहित्य है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? गौशाला ने की थी। और ये गौशाला कौन था? ये गौशाला थे गौतम बुद्ध के समकालीन थी गौशाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार ने अपने अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय को अपना लिया और ये जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने थी? गौशाला ने किया था और ये गौतम बुद्ध का समकालीन हुआ था। दिव्यावदान ये क्या था? दिव्यावदान पिंगल वत्स, पिंगल वत्स जो है इनके गौतम बुद्ध पिंगल वत्स जो थे बिंदुसार के, बिंदुसार ने किससे शिक्षा आजीवक मत चली? वो पिंगल वत्स। पिंगल वत्स का संबंध किससे था? दिव्यावदान से इसका संबंध था। ठीक, दिव्यावदान से इसका संबंध था। तो इतनी चीज़ों ने हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं बिंदुसार के प्रधानमंत्रियों के बारे में। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन कौन थे? बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। खल्लाटक हुए, खल्लाटक के बाद राधागुप्त थे। राधागुप्त चाणक्य जो है बिंदुसार के समय में, चाणक्य पहले जब चाणक्य जो बना था, चाणक्य ने ही 16 अखंड, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य महामात्या प्रधानमंत्री के रूप में रहता था। तो चाणक्य ने ही 16 अखंड भारत का निर्माण कराया, अखंड भारत का निर्माण कराया 16 महाजनपदों को मिला करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाणक्य जब बहुत ही परेशान रहता था, क्यों? क्योंकि वो चाहता था पता नहीं आगे का जो शासक आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो पता नहीं अखंड भारत को हमारे बनाए रखेगा कि नहीं बनाए रखेगा। इसलिए वो इस बात से लेकर बहुत परेशान रहते हैं। स्टार्टिंग में तो बिंदुसार के जो है खुद ही महामात्य या प्रधानमंत्री रहते हैं। बाद में क्या होता है कि वो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद खल्लाटक बनता है प्रधानमंत्री, उसके बाद राधागुप्त। अब राधागुप्त के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि राधागुप्त जो है चाणक्य का ही शिष्य था। राधागुप्त जो है चाणक्य का ही शिष्य था। कहा जाता है कि जब चाणक्य की मृत्यु हुई तो राधागुप्त ने ही चाणक्य को क्या दी? अग्नि दी। चाणक्य को अग्नि दी, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया किसने? राधागुप्त ने। और राधागुप्त जो है चाणक्य का ही शिष्य था। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बिंदुसार की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के बारे में हर जगह मतभेद है, क्योंकि हर जगह अलग अलग इनकी मृत्यु के विषय में माना जाता है। ठीक है, पुराणों की माने तो 25 वर्षों तक, यानी कि 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन रहा, पुराणों में कहा गया है। हालांकि पाली भाषा में जो पद्म महावंशा के नाम से लिखा गया उसी के मुताबिक बिंदुसार ने 27 वर्षों तक राज किया। वैसे बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में ही बताई गई। तो आप ध्यान रखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व ही आप लोग ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। इसका शासनकाल 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व रहा है। फिर क्या इतिहासकार अनिल डेनिलोव जहाँ बिंदुसार की मौत 274 ईसा पूर्व मानते हैं, वही शैलेंद्रनाथ 273, क्योंकि सबके अलग अलग मत है यहाँ पर, इसलिए आप ध्यान रखिए 273 में ही बिंदुसार की मृत्यु के बारे में लिखिएगा जब भी आए एग्जाम में। तो क्या हुआ कि जब उस समय तक्षशिला में कहते हैं कि 2 बार विद्रोह हुआ। जब पहली बार विद्रोह हुआ, ठीक है, पहली बार विद्रोह हुआ, ठीक है, तो अशोक ने उसे दबा दिया। जब दूसरी बार विद्रोह हुआ,
ठीक है, दूसरी बार फिर विद्रोह हो जाता है तो कौन दबा दूसरी बार विद्रोह हो जाता है, फिर अशोक उसे शांतिपूर्वक दबा देता है। लेकिन दूसरी बार की विद्रोह के बारे में सभी जगह जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, जब कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा बीमार थे बिंदुसार बिंदुसार जब बहुत ज़्यादा बीमार थे तो अपने बेटे सुसीम को राजगद्दी सौंप देते हैं। लेकिन राजगद्दी जब 200 ठीक है, राजगद्दी सुसीम को सौंपते हैं, लेकिन क्या रहता है कि काफ़ी टाइम तक, लगभग 4 साल राजगद्दी के लिए लड़ाई होती रहती है। लगभग 4 साल तक लड़ाई, कोई भी राजा नहीं बन पाता है। सुसीम अपना राजा बनना चाहता है, अशोक अपना राजा बनना चाहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे सारे बिंदुसार का जीवन काल यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे वीडियो में जब हम कभी जब हम आगे वीडियो आएगा हमारा, तो जब आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि सुसीम के बाद अशोक कैसे राजा बना। ठीक है, बनाया तो सुसीम को था बिंदुसार ने, अशोक कैसे राजा बना, ये सारी चीज़ें हम लोग, अब आता है आपका चैप्टर अशोक, तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिप टॉप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब के लिए, अगर और आपको कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमारे जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, यानी कि कुछ भी आपको समस्या आ रही है तो उसके बारे में सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहीं पर अपने वीडियो, थैंक यू क्लास।